Welcome back, everybody. I know it's been a very long time since any video has been uploaded on this channel, but since we are now transcending to the Haryana judicial examination, तो उसी के लिए अब पूरी की पूरी आपकी बेयर एक्ट्स रिवाइज होंगी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड फॉर दिस एचएस एग्जाम जो कि अभी आपका है 3 मार्च को. Till 10th Feb, we are gonna make sure that we revise all the Bayer Acts from cover to cover. Okay, so just stick with this channel, and I'm gonna make sure that every day we post at least 2 Bayer Acts. We read 2 Bayer Acts, one major, one minor, and we will be able to cover all the intricacies of the Bayer Acts again. Revision, 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 revision. Our focus will only be based on the PYQs. We have made a list of the PYQs and the BERAC sections. हम रटेंगे, सीधा सीधा रटेंगे for the HS examination. कुछ भी डाउट हो या कुछ अलग कंटेंट you want, कुछ अलग BERAC you want, then you can directly comment down below. So let's start this without further ado. Today we are going to start with Hindu Marriage Act, that is 1955. ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका बेयर एक्ट है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके इस से ही आएंगे. रेड विद हामा एंड गार्डियनशिप एक्ट एंड सक्सेशन एक्ट, ये 4 आपके हिंदू लॉज हैं जो कि आपके 15 से 20 नंबर तक आराम से फेच हो सकते हैं इससे. सो लेट्स स्टार्ट विद हिंदू मैरिज एक्ट 1955. Section 1, short title and extent. We're gonna read it. Application of the act. थर्ड में डेफिनेशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं. ओवरराइडिंग इफेक्ट. नेक्स्ट फिफ्थ इज इम्पोर्टेंट जो बात करता है आपका कंडीशन. तो जस्ट आप एक वर्ड से याद रखो. हमने प्रिलिमिनरी में कुछ नहीं पढ़ा. प्रिलिमिनरी में हम यूजुअली क्या पढ़ते हैं, हर बेर एक्ट के अकॉर्डिंग उस स्टैट्यूट के बारे में पढ़ते हो. स्टैट्यूट का नाम पहचान, भाई तू कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, तेरा नाम क्या है, और जो तेरे बारे में बातें हो रही हैं उसकी डेफिनेशंस में व्हाट डू यू मीन एक्चुअली. देन हमारा मेन जो कंसेप्ट है वो शुरू होता है. लाइक दिस इज टॉकिंग अबाउट हिंदू मैरिज, तो हमारा हिंदू मैरिज से शुरू होगा. अब किसी भी चीज को आप करते हो, किसी भी रिलेशनशिप में आते हो या कुछ भी होता है तो आपकी कंडीशंस लगते हैं. टर्म्स एंड कंडीशंस एंड अप्लाई. आपके सेक्शन 5 में लिखा हुआ है आपकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए. 6 ओमिटेड है, भूल जाओ. अब भाई कंडीशन लगा दी है तो अब आपको परफॉर्म भी करना होगा. तो 7 में लिखा हुआ है आपका सेरेमनीज. सो सिर्फ एक वर्ड, 5 कंडीशन, 7 सेरेमनीज, 8 रजिस्ट्रेशन. अब इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, 25 रुपए का फाइन है. वी आर गोइंग टू चेक इट लेटर ऑन. तो जब आपने शादी कर ली, आपकी कंडीशंस लग गई, आपकी सेरेमनी हो गई, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, तो क्या हो गया, आपका परिवार अब हंसता खेलता है. बट नहीं खेलता, उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आती है. नाउ यू आर गोना सेपरेट. सो RCR, that is restitution of conjugal rights and judicial separation. RCR में आपका सेपरेशन नहीं होता है. इसमें कोर्ट ट्राई करता है कि बोथ द पार्टीज शुड स्टे टुगेदर, ताकि आपका जो अब बिछड़ने वाला जो आपका सिस्टम है वो आप बिछड़ो ना, आप वापस से साथ रहने लग जाओ. तो कोर्ट आपको सेक्शन 9 के अंदर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, जिसको हम RCR बोलते हैं, RCR की डिग्री होती है, वो आपको 9 में देता है. इसको अगर आप CPC के साथ अगर लिंक करोगे तो एक बार आप चेक कर लेना. ऑर्डर 21 रूल 32 में इसकी एग्जीक्यूशन दे रखी है ऑफ सेक्शन 9 HMA की डिग्री को. ठीक है, और इसमें एक ही रेमेडी है. अगर हस्बैंड नहीं मानता है वाइफ के साथ रहने के लिए, तो आप उसकी प्रॉपर्टी को आप अटैच कर सकते हो. आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अरेस्ट करके क्या ही करोगे. आपको ऑब्जेक्ट है कि साथ में रहना, अरेस्ट करके आप उसको लग रहोगे तो RCR तक का तो वैसे ही ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ. ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए. 9 RCR. जुडिशियल सेपरेशन में क्या होता है, उल्टा होता है इससे. तो कोर्ट कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, अभी डिवोर्स तो हम आपको दे नहीं रहे, तो एक काम करो, आप थोड़े दिनों तक आप दूर दूर रह के देखो कि आप रह सकते हो कि नहीं रह सकते. दैट इज 10 जुडिशियल सेपरेशन. ये आपको नंबर याद रहने चाहिए, एकदम रटा हुआ. देन नेक्स्ट आते हैं. अब कुछ भी नहीं हो रहा है, अब आपने कहा कि नहीं यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा,
तो हम कुछ मैरिजेस के नलिटी वगैरह करते हैं कि हमारी मैरिज हुई नहीं थी या हुई थी तो हमें अब डिवोर्स चाहिए, हमसे नहीं रहा जा रहा साथ में। चलो ठीक है, 11 में लिखा है आपका अगेन वॉइड मैरिज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अगर आप रीड करोगे सेक्शन 5 की कंडीशंस आपकी कुछ फुलफिल नहीं हुई तो आपका वॉइड हो जाता है। अगेन वॉइडेबल 12, दैट इज द सेक्शन नंबर आपको याद रखना है, 11 वॉइड 12 वॉइडेबल। Then we have 13 divorce, very important, we are going to read every ground under it. Then alternate relief in divorce proceeding 13A, 13B divorce by mutual consent. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। नेक्स्ट, नो पिटिशन फॉर डिवोर्स टू प्रेजेंटेड विद इन 1 year ऑफ मैरिज। ये सीधा सीधा आपका PYQ भी है और MCQ भी है कि आपका विद इन 1 year ऑफ मैरिज आपकी कोई पिटिशन डिवोर्स की आप नहीं लगा सकते। ये 14 बता रहा है। 15 बता रहा है कि कब आप शादी दोबारा कर सकते हैं, ये आपका नॉर्मल था, ठीक है। इट्स अबाउट द हस्बैंड एंड वाइफ आपका 15 तक। अब जो आता है 16, 16 इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इसमें लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन बता रहा है, बच्चों की बात आ रही है, वॉइड और वॉइडेबल में दोनों में लेजिटिमेट होते हैं, ठीक है। देन 17, पनिशमेंट फॉर बायगमी, राइट इन द कमेंट सेक्शन IPC का बायगमी का सेक्शन बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट है, एवरीबडी शुड नो अबाउट इट। तो 17 में वी टॉक अबाउट पनिशमेंट फॉर बायगमी। देन 18 में वी हैव पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रोवर्शियस अदर कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, ये हम करेंगे। बट ये जो 17 है इसको प्लीज आप याद रखो, ये बाइगमी को पनिशमेंट देता है। अभी तक हमने, अगर आपने अभी देखा होगा, ऊपर से के नीचे लेकर आते कोई पनिशमेंट नहीं करी, ये जो भी पनिशमेंट थी CPC के एग्जीक्यूशन में थी, कोई रजिस्ट्रेशन की जो पनिशमेंट थी वो भी फाइन में थी, ठीक है। बट स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली वी आर डिस्कसिंग पनिशमेंट अंडर सेक्शन 17। आपकी इधर भी है, डिवोर्स वगैरह में भी है, बट स्पेसिफिक एक्सप्रेस मेंशन ऑफ पनिशमेंट ऑफ बाइगमी इज इन द 17। ये आपका MCQ का क्वेश्चन है, तो यू शुड रट्टा दिस और समझो जैसे भी करना है, बट यू हैव टू मेक इट लर्न। देन आता है जुरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर, कोर्ट टू विच पिटिशन शैल बी प्रेजेंटेड, कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन ऑफ 5/908, ये कौन सा सेक्शन, ये कौन सा एक्ट है, आप उसमें लिखो क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो, इजी है इसका भी, आपको कुछ इतना नहीं है। पावर टू ट्रांसफर पिटिशन इन सर्टेन केसेस, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ट्रायल एंड डिस्पोजल, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये सारे आपके एविडेंस ही आ गए। प्रोसीडिंग्स टू बी इन कैमरा, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ का क्वेश्चन है और MCQs में भी बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है कि सेक्शन 22 में क्या लिखा है, या प्रोसीडिंग्स टू बी इन कैमरा मे नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड, ये कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन 22 बताता है। डिक्री इन प्रोसीडिंग्स 23 में आती है। 23A, रिलीफ फॉर रिस्पोंडेंट इन डिवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स, अगेन 24 सुपर इंपॉर्टेंट, मेंटेन्स पेंडेंट राइट एंड एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस, इन दोनों का डिफरेंस आपका मेंस के उसके ऊपर तो है ही, डेड विद 125 CRPC, वो अलग है। बट फॉर HMA 24-25 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 24 आपका कहता है मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट, दैट मीन्स इन टेम्पररी आपको ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स आपको पैसे चाहिए, और परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस आपका 25 बताता है। 26 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये फिर से बच्चों की बात करते हैं, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे 16 भी देखो, 16 भी बात कर रहा था लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन, और 26 भी बात कर रहा है आपका कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। 27 आपका डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, 28 में आपकी बात होती है अपील फ्रॉम डिक्री एंड ऑर्डर, फिर आपका 28 है इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर, 29-30 आपका सेविंग्स एंड रिपील। सो दिस, ये जो है आप, दिस वी आर गोना रीड अंडर HMA विच इज सुपर इंपॉर्टेंट, आपके आराम से 5-6 क्वेश्चन तो इसी में से बन जाएंगे। नाउ लेट्स मूव फर्दर। HMA आपको पता है कब इन्फोर्स हुआ, एट इज 18th में साइन भी इसी दिन हुआ था, इन्फोर्स भी इसी दिन हुआ था, 18 मई 1955, एक्ट 25 ऑफ 1955। अब क्या करता है, ये अमेंड करता है और कोडिफाई करता है लॉज रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज। तो क्या करता है, अमेंड करता है, कोडिफाई करता है मैरिज अमंग हिंदूज। उसके बाद आते हैं टाइटल पे, इजी है, कुछ नहीं है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, इसको रहने दो, ये सारा सब पे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अब देखो, सॉरी एक बार को, एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ये आपका कट हो गया, बट ये आपका है एंड अप्लाइज टू हिंदूज डोमिसाइल्ड इन टेरिटरीज टू व्हिच एक्ट एक्सटेंड्स हु आर आउटसाइड द सेट टेरिटरीज। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन भी है इसकी, कब है, अगर कोई हिंदू दूसरी जगह डोमिसाइल्ड है पर उसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई करता है। अब ये एप्लीकेशन आपकी, आपको पता होनी चाहिए कि हु इज अ हिंदू, टू एनी पर्सन हु इज अ हिंदू बाय रिलीजन
इंक्लूडिंग वीराशैव, लिंगायत, ब्रह्मो, प्रार्थना, आर्य समाज. Buddhist, Jain, Sikh by religion, any other person domiciled in the territories to which this act extends, not a Muslim, Christian, Parsi, Jew by religion, unless it is proved that any such person would not have been governed by Hindu law or by any custom, usage, part in respect of any of the matters dealt herein, and the act had not been passed. Hindu, Buddhist, Jain, by Sikhs, as may be, आपके the following persons are Hindus, Buddhist, Jain, and Sikhs by religion. कौन होते हैं? आपका एनी चाइल्ड लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, जिसके दोनों पेरेंट आपके ये हो, एक पेरेंट आपका ये हो, एंड देखो एंड ब्रॉट अप एज ए मेंबर ऑफ द ट्राइब, आपको उसी की तरह आपका ब्रॉट अप हुआ है, या आप कन्वर्ट या रिकन्वर्ट हुए हो इनमें, तो ये तीनों में आप हिंदू माने जाओगे. ठीक है. अब अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट. देखो, notwithstanding anything contained in subsection 1, nothing contained in this act shall apply to the members of scheduled tribe within the meaning of section 366 clause 25 unless the central government otherwise direct. ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा किस पे आपका एचए में अप्लाई नहीं होगा. ऑप्शंस होते हैं आपके बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब, या और भी आता है, बट स्केड्यूल्ड ट्राइब इज द आंसर हियर. इसको आप प्लीज देख लेना. और इसको ये 366 क्लॉज 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है. जो नोटिफाई करे हुए हैं स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, उन पे एचए में अप्लाई नहीं होगा. Then the expression Hindu in any portion of this act shall be construed as if it included a person who, though not a Hindu by religion, is nevertheless a person to whom this act applies by the virtue of provisions contained in this section. Now coming to the most important part, आपका आता है definitions. डेफिनेशन में कुछ नहीं है. 3A में आपका है कस्टम एंड यूसेज. आपका क्या होता है? जो कि कॉन्टिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, obtained force of law in local area or tribe, community, group or family, provided that the rule is certain, not unreasonable or opposed to public policy. ये सारे आपके मेंस के हैं कि आपका कस्टम क्या होता है. तो कस्टम आपको पता है कि बहुत सालों से चलती आ रही है. सर्टेन होना चाहिए, नॉट अनरीजनेबल टू पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए, और फोर्स ऑफ लॉज का आना चाहिए विद द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम. Provided further that in the case of rule applicable only to a family, it has not been discontinued by the family. बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए उसका. इजी. 3A में आपका कस्टम यूसेज. 3B में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपका वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सिटी सिविल कोर्ट एंड एनी अदर प्रिंसिपल सिविल कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट ने जो आपको बताया गया. देन हाफ ब्लड एंड फुल ब्लड. 3C में टू पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड बाय द फुल ब्लड, जो आपके कॉमन एंसेस्टर है सेम वाइफ से. हाफ ब्लड क्या होते हैं? कॉमन एंसेस्टर है बट डिफरेंट वाइफ्स हैं. 3D में यूट्रिन ब्लड है जिसके अंदर कॉमन एंसेस्ट्रेस है बट डिफरेंट हस्बैंड्स हैं. ठीक है. प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? रूल्स. ये तो आपको हर एक्ट में यही गिवन है. नेक्स्ट 3F में है. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. 3F में है आपका सपिंडा रिलेशनशिप. सब रेफरेंस टू एनी पर्सन एक्सटेंड एज फार एज थर्ड जनरेशन फ्रॉम मदर एंड फिफ्थ जनरेशन फ्रॉम फादर. इजी. टू पर्सन आर इन द, कब कहते हैं? जब लीनियर एसेंडेंट आपके एक मतलब एक ही लाइन में आपके होते हो. ठीक है. एंड 3G में आप हो प्रोहिबिटेड. दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट. प्रोहिबिटेड कब होते हैं? जब आप एक लाइन में हो. If one has the wife or husband of linear descendant of the other, if one was the wife or husband, if one was the brother, father's mother's brother, grandfather's brother, two are brother and sister, uncle, niece, aunt, nephew, children of brother, sister of brother, or two sisters. ये सब आपके आते हैं. For the purpose of F and G, that is Sapinda and prohibited relationship by half as illegitimate. तो इसमें illegitimate भी होते हैं, ये सारे blood वाले भी होते हैं और adoption वाले भी होते हैं. ठीक है. And all terms of relationship in those clauses shall be construed accordingly. आपका 4 overriding effect है. Any text, rule or interpretation of Hindu law or any custom or usage part as that of the law in force immediately with the commencement of this act shall cease to have effect with respect to the matter any law. इसको आप छोड़ सकते हैं. Then आते हैं हम हिंदू मैरिजेस पे. Condition 5, section 5 में लिखे conditions. A marriage may be solemnized between any two Hindus. तो आपके दो हिंदू में ही हो सकते हैं. ये सारी कंडीशन आपके फुलफिल होनी चाहिए. कब कब? कि नाइदर पार्टी हैज स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज. तो आपका दोनों के दोनों क्या होने चाहिए?
Neither party has a spouse living at the time of the marriage. अगर आपने दूसरी शादी करनी है तो आपका पहला वाला स्पाउस जिंदा नहीं होना चाहिए, मतलब दो शादियां नहीं हो सकती हैं. Then, at the time of marriage, neither party is incapable of giving valid consent to it in consequence of unsoundness of mind. भाई आपका unsoundness of mind नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? Because we need a valid consent. Then, though capable of giving valid consent, suffering from mental disorder of such kind as to such extent as to unfit for marriage or procreation of children. देखो, एक तो अनसा ये दोनों अलग अलग क्लॉज है. ठीक है, एक क्लॉज में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात करिए, आप वैलिड कंसेंट नहीं दे पा रहे हो. दूसरे में आप वैलिड कंसेंट तो दे पा रहे हो, बट आप एक मेंटल डिसऑर्डर से मतलब जा रहे हो, सफर कर रहे हो, जिसकी वजह से आप अनफिट फॉर मैरिज हो या प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन हो. ठीक है. नेक्स्ट 5C में है सब्जेक्ट टू रेकरेंट अटैक्स ऑफ इंसेनिटी. आपके वो इंसेन हो, आपको अटैक्स आते हैं इंसेनिटी के, आप नहीं हो. ब्राइड ग्रूम की एज क्या है? 21. ब्राइड की एज है 18. पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड. पहले हमने पढ़ा था, उल्टा है इसके अंदर, 3F 3G. ठीक है. अब 5 5 5 4 प्रोहिबिटेड पहले आता है, आर नॉट विद इन द प्रोहिबिटेड अनलेस द कस्टम और यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम. मतलब दोनों का कस्टम ऐसे होना चाहिए, आइदर नहीं है, दोनों का कस्टम अलाउ करना चाहिए अगर आप इससे डिविएट हो रहे हो. एंड नॉट सुपेंडास गवर्निंग ईच ऑफ देम. कस्टम में जा रहे हो तो दोनों के कस्टम को आपको मानना पड़ेगा. देन आपका आता है 7 सेरेमनीज. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें ये पूछा जाता है कि कौन सी सेरेमनीज बेर एक्ट में मेंशन है, तो ओनली सप्तपदी मेंशन है. हिंदू मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द सेरेमनी. अब सेरेमनी के लिए आप आइदर पार्टी कर सकते हो, जनरल रूल है. Where such rites are included Satpati, that is taking 7 steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fires. The marriage becomes complete and binding when the 7th step is taken. रजिस्ट्रेशन में आपको बस यही है कि स्टेट गवर्नमेंट होगी, इसमें 25 रुपये होता है, ये 25 रुपीज आपका. वैसे नहीं है, बट अश्विनी कुमार वाले केस में, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार, आप इसको रेफर कर सकते हो. देन विल मूव फॉरवर्ड टू सेक्शन 9 आरसीआर. मैंने आपको सीपीसी का रिलेशन इससे बता दिया है. इसमें लिखा हुआ है कि आइदर हस्बैंड या वाइफ विदाउट रीजनेबल कॉज विड्रॉ कर चुके सोसाइटी से फ्रॉम द अदर, एग्रीव्ड पार्टी अप्लाई कर सकता है पिटिशन. कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फॉर आरसीआर. और कोर्ट जब सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ भाई उन्होंने विड्रॉ करा है विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अनदर, और कोई नो लीगल ग्राउंड व्हाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्राउंडेड, तो वो क्या कर देगा? डिक्री दे देगा आरसीआर की. When a question arises where there has been reasonable excuse for withdrawal from the society, जो burden है प्रूव करने का, जो reasonable excuse है ना कि मैं तो यहाँ से reasonable excuse की वजह से गई थी, तो उसके ऊपर है जो कि गया है. तो समझा कि कौन से reasonable excuse से you have withdrawn from the society. Easy. Next. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हम 10 जुडिशियल सेपरेशन. Either party, whether solemnized before or after the commencement of this act, may present a petition praying for the degree of judicial separation on any of the grounds. Grounds कौन से हैं? Section 13 के 1. We'll be discussing 13 का 1. And in case of wife also. अब देखो दोनों, इसने क्या कहा है, क्लेवर है ये लैंग्वेज. इसने कहा है आइदर पार्टी मतलब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों कर सकते हैं 13 के क्लॉज 1 के ग्राउंड्स के ऊपर जुडिशियल सेपरेशन की मांग. बट वाइफ के पास एक और है, वाइफ के पास ऑल्सो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सबसेक्शन 2, 13 के 2 के ग्राउंड्स पे भी वो जुडिशियल सेपरेशन मांग सकते हैं. ठीक है. वाइफ ऑल्सो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 एज ग्राउंड्स ऑन व्हिच पिटीशन प्राइज माइट हैव बीन प्रेजेंटेड. इसको वाइफ के पास ज्यादा चांसेस हैं कि वो डिवोर्स भी मांग ले या वो जेएस मांग ले, ज्यादा ग्राउंड्स है बेसिकली. When a decree of JS has been passed, it shall no longer be obligatory. तो देखो आरसीआर में ऐसा नहीं होता है कि आपके ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाती हैं, जेएस में भी नहीं होते, पर उसकी लैंग्वेज देखो क्या है. When a decree of judicial आपकी पास हो गई, no longer be obligatory for the petitioner to cohabit with the respondent. Cohabitation के लिए नहीं बोला गया है, but the court may, on the application by the petitioner by the party and on being satisfied the truth of the statement means to rescind the decree. अब उसने कहा भाई आपने cohabit के लिए तो मना कर दिया, but we want to rescind the decree, मेरे साथ रहना है, rescind the decree if it considered just and reasonable to do so. ठीक है, easy peasy. नेक्स्ट आते हैं हम void marriage पे. 11 बताते हैं.
Any marriage solemnized after the commencement of the act shall be null and void on the petition presented either. कौन करेगा? दोनों पार्टी कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी डिक्री टेस्ट पे करते हैं 145 easy. That is bigamy. Not bigamy, you can just write what the Bail Act has written, that is neither spouse, कोई भी नहीं वो है prohibited decree and subpenda decree, ठीक है, मतलब डिग्री इस पे आपका void है. Then voidable marriage, any marriage solemnized before the commencement shall be voidable, and तो voidable है तो आपको annul करानी पड़ेगी डिक्री. डिक्री से आपको annul करानी पड़ेगी. कब कर सकते हो? ग्राउंड्स ये हैं that the marriage has not been consummated owing to importance of the respondents, ठीक है, नॉट बीन कॉन्सुमेटेड, तो ये आपका ग्राउंड है वॉइडेबिलिटी का. मैरिजेस इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 2. क्लॉज 2 में क्या था आपका? ये ए बी था, ए बी सी, देखो ये रहा इंसेनिटी, मेंटल डिसऑर्डर एंड अनसाउंडनेस. इस पे भी आपका क्या है? वॉइडेबल है. कंसेंट ऑफ द पिटिशनर, कंसेंट ऑफ द गार्डियन इन मैरिज वाज रिक्वायर्ड बिफोर द एंड द कंसेंट ऑफ सच गार्डियन वाज ऑब्टेन्ड बाय फोर्स. जो कंसेंट आपका लिया था बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, वो आपका फोर्स से लिया था और बाय फ्रॉड by the nature of the ceremony as to any material fact or circumstances concerning the respondent. Now the respondent was at the time of the marriage, ये आपका ग्राउंड 3 है, प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन अदर देन द पिटिशनर, ठीक है. अगर ये सारे हैं तो आपका वॉइडेबल है. Notwithstanding anything contained in section 1, no petition for annulling a marriage. आपका ये तो उसने कहा कि आप इस पे पिटिशन लगा सकते हो, इस पे आपको कोर्ट ग्रांट कर देगी. फिर नेक्स्ट कहते हैं कि नहीं, नो पिटिशन फॉर एनलिंग अ मैरिज आपकी कब नहीं हो सकती? इसके ऊपर ग्राउंड सी पे. ग्राउंड सी पे शाल बी इंटरनेम द पिटिशन इज मोर देन 1 ईयर, आपको 1 साल से ज्यादा हो गया. आफ्टर द फोर्स हैज सीज्ड टू ऑपरेट एज अ केस में व्हेन फ्रॉड हैड बीन डिस्कवर्ड. आपको पता था फ्रॉड हो गया, 1 साल भी बीत गया और आपने कुछ करा भी नहीं है, तो आपका फिर पिटिशन नहीं होगी. The petitioner has within her full consent lived with the party as husband and wife after the force has ceased. Force के बाद भी आप अच्छे से रह रहे हो, तो फ्रॉड के पता लगने के बावजूद आपका कोई पिटिशन उसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज डी, दिस इज आपको क्या करना है? पिटिशनर वाज द टाइम वाज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट्स. पिटिशनर दैट इज द हस्बैंड इग्नोरेंट था. शैल बी एंटरटेन्ड, ये इस पे आप एंटरटेन कर सकते हो अनलेस, तो पहला तो था कि हस्बैंड इग्नोरेंट था, 1 साल. देखो क्या लिखा है. The proceedings have been instituted in case of marriage solemnized before the commencement of the within 1 year of the such commencement. So after such commencement within 1 year from the date of the marriage. 1 साल का आपने इसके अंदर लिमिटेशन डाल रखा है. And the marriage agreement with the consent of the petitioner is not taken since it is petitioner. अगर ये आपका हस्बैंड एंड वाइफ में हो जाता है तो आपकी पिटिशन लायबल नहीं होगी. अगर नहीं, उसके बाद आपने नहीं करा तो आपकी होगी. पिटिशनर आप पिटिशन लगा सकते हो, बट इफ यू डिड then it won't be applicable. Next, another very important section is section 13 divorce. इससे तो आपका मेंस इंटरव्यू सब इसी से होता है, इवन प्रैक्टिकल इशू भी इसी का ही होता है. 13 कह रहे हैं डिवोर्स एनी मैरिज सोलमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट ऑन अ पिटिशन, कोई भी पार्टी लगा सकती है. बी डिसॉल्व डिक्री से आप डिसॉल्व करोगे. कौन से इसके ग्राउंड्स हैं कि आफ्टर द सोलमनाइजेशन आपने वॉलंटरी सेक्शुअल इंटरकोर्स विद एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस. इसमें अडल्ट्री नहीं लिखा हुआ है, प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद अडल्ट्री, ठीक है. इट इज वॉलंटरी सेक्शुअल इंटरकोर्स विद एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस. Then we have has our treated the petitioner with cruelty. देखो ये 1 लिखा है, एक बार आप देखो सब्सटीट्यूटेड बाय एक्ट 1976, ठीक है. अमेंडमेंट आया हुआ है, तो आपने कहा कि क्रूरटी से वो क्रूरटी आपने करी है. that deserted करे for a continuance of 2 years immediately preceding the presentation of the petition. Desertion का 7 साल भी you will see आगे, but here 13 के clause 1 का B में देखो क्या लिखा हुआ है. Deserted the petitioner for continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the petition. 2 साल, ठीक है, 2 साल पहले आपने डिजर्ट कर रखा है या आप सीज हो गए हो इन दुबई कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन.
रिलीजन, ये दूसरा हो गया। तीसरा, incurably of unsound mind has been suffering continuously continuously भी हो सकते हैं, intermittently भी हो सकता है, मतलब बीच बीच में, mental disorder of such kind कि petitioner cannot reasonably expected to live with respondent, नहीं रह सकता petitioner, तभी जाके आपने कोर्ट को बोला प्लीज ग्रांट मी डिक्री ऑफ डिवोर्स। इन दिस क्लॉज आपका मेंटल डिसऑर्डर का क्या मतलब है, ऐसे नहीं बोल देना पागल है, नहीं, यू हैव टू प्रूव mental illness, arrested or incomplete development of mind, psychopathic disorder or any disorder disability of mind and includes schizophrenia। ठीक है, आपको यही प्रूव करना है, इसी के बेसिस पे आपको मेंटल डिसऑर्डर पे मिलेगा। नेक्स्ट इन्होंने ये भी बताया कि साइकोपैथिक डिसऑर्डर क्या होता है, कि persistent disorder disability of mind which results in abnormally aggressive or seriously irresponsible conduct on the part of the other party and whether or not it requires access to medical treatment। आपको ये दिखाना पड़ेगा। देखो, ये जो ये थ्री गया है, इसका बहुत बार पूछते हैं कि कहाँ से गया है ये, तो 2019 का एक्ट आया था, और शायद पर्सनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था, तब वो ये गया था। यू जस्ट कैन क्रॉस चेक, कि एमसीक्यू में पूछा गया है। तो पर्सनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 का, जस्ट क्रॉस चेक वंस। उसी के अंदर जो लेप्रेसी था वो उड़ गया है, ठीक है, उसकी जगह पे नहीं है, बस इसमें ये है कि वेनरल डिजीज इन कम्युनिकेबल फॉर्म तो है। नेक्स्ट है, रिनाउंस कर दिया वर्ल्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर, या उसको लाइव, मतलब पता नहीं 7 साल हो गए हैं उसके बारे में किसी ने, हु नेचुरली हैव हर्ड ऑफ इट, ये भी आता है। इसके अंदर लिखा आता है, यही दे देंगे, यहाँ पे ब्लैक देंगे, यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्डिनरली, नेचुरली और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ऐसे ऐसे फालतू के ऑप्शन आते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज हु हैव नेचुरली हैव हर्ड ऑफ हिम। ठीक है, 7 years यहाँ पे आपको देना है। डिजर्शन का इन्होंने मतलब बताया है कि पिटिशनर विदाउट रीजनेबल कॉज, विदाउट द कंसेंट और अगेंस्ट द विश ऑफ द पार्टी, विलफुल निग्लेक्ट ऑफ द पिटिशनर बाय द पार्टी टू द मैरिज। देखो इन्होंने क्या कहा, इसका मतलब यही नहीं है कि आपको चला गया। डिजर्शन का मतलब होता है कि आपने निग्लेक्ट और पिटिशनर ऑफ ऑब्लिगेशंस ऑफ द मैरिज, ठीक है, ऑब्लिगेशंस ऑफ मैरिज से भी आपने हाथ धो लिया। ईदर पार्टी टू द मैरिज, अब ये आपका है 1A, दिस अगेन इज इम्पोर्टेंट, 1A, ठीक है, कैपिटल ए, ईदर पार्टी मैरिज वाज सोलनाइज्ड में आल्सो प्रेजेंट। अब देखो, ईदर पार्टी, कोई भी पार्टी आपकी कर सकती है पिटिशन, क्या ग्राउंड पे, कि नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन एज इन द पार्टीज टू मैरिज रिपीट ऑफ 1 year और ऑफकोर्स आफ्टर पासिंग ऑन डिक्री ऑफ जेएस। अब जेएस में आपने मांगा था, जेएस आपका हो गया। अब वो कह रहा है आपका जेएस तो वर्क करा नहीं, अब हम नेक्स्ट स्टेप दे दो, डिवोर्स दे दो। कैसे दे देंगे, कहते 1 साल हो गया हमें, हम नहीं है, हम साथ में नहीं रह रहे। ठीक है, इजी। नेक्स्ट, देयर हैज बीन नो आरसीआर, पहला, रुको अब देखो, 1A का 1 टॉक्स अबाउट जेएस, 1A का 2 टॉक्स अबाउट आरसीआर, उल्टा होता है, पहले जो बताता है बाद में आके वो उसको बाद में बता देते हैं। पहले आरसीआर था 9 में, 10 में जे था, अब उल्टा हो गया। ठीक है, देयर हैज बीन नो आरसीआर बिटवीन द पार्टीज फॉर पीरियड, इसमें भी 1 year ही है, तो आप इसके अंदर प्लीज हमें दे दो। 1A क्लियर। अब ये जो 2 है, ये स्पेसिफिकली फॉर वाइफ है, ये हस्बैंड नहीं, यहाँ पे वाइफ ले सकती है डिवोर्स ऑन दीज ग्राउंड्स। A petition for dissolution by decree of divorce on the ground in case of marriage that the husband has married again, husband ने दोबारा शादी कर ली, तो then husband was alive, ये शादी कर लिया, मतलब आफ्टर बिफोर कमेंसमेंट शादी कर लिया, उस बिफोर कमेंसमेंट ही उसके पास एक और वाइफ थी जो अलाइव थी एट दैट टाइम। ठीक है, हस्बैंड हैज सिंस द सोलमनाइजेशन मैरिज बीन गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी। अगर ये करा है तो इसके ऊपर भी आपको वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट मांग सकते हैं डिवोर्स। 18 हामा और इन प्रोसीडिंग अंडर 125 सीआरपीसी या कॉरेस्पॉन्डिंग 488 सीआरपीसी has been passed against her husband awarding maintenance to the wife. She is living apart since the passing of such decree cohabitation has not been assumed for 1 year। तो इसने कहा मेंटेनेंस की डिग्री भी पास कर दी है, बट इसने फेलियर बोला है कहीं पे, दैट इन द सूट अंडर सेक्शन 18 और इन अ प्रोसीडिंग 125 or a corresponding under 488, a decree or order as the case may be has been passed against the husband awarding maintenance, notwithstanding that she was living apart, and since the passing of such decree, no cohabitation has been resumed for 1 year. Cool. That her marriage is then consummated, whether consummated or not, was solemnized before। अब देखो consummation से कुछ नहीं है, ये भी आपका क्वेश्चन एमसीक्यू में आया हुआ है, बिफोर शी
age of 15 years as she deputed the man after the aging, but of attaining the age, but before attain age 15 से 18. ठीक है. The clause applies whether the marriage was solemnized before or after the commencement of this act. Whether Kaun was solemnized before she attained the age of 15 and she has repudiated the marriage. Plus repudiation of the marriage भी होगी after the age, but before the age of 18 years. इस ग्राउंड पे भी आप डिवोर्स मांग सकते हो. 13A again very important. In any proceeding under this act on a petition for dissolution of marriage by decree, acceptance of as petition is found on the grounds mentioned in 13 का 1 का 2, 6, 7. 2, 6, 7. Conversion, renunciation, not been heard. Okay. 267 court may consider it just so to have a circumstance pass instead a decree for JS. In any proceeding on a petition या alternate relief in divorce with माना ये divorce की ground है पर कोर्ट ने बोला है कि अगर आपको जस्ट लग रहा है तो आप जेएस पास कर दो. कब कब? रिनंसिएशन, कन्वर्जन, रिनंसिएशन एंड 7 years आप अलाइव नहीं है. ठीक है. डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट अगेन इम्पोर्टेंट. बोथ द पार्टीज whether such party was solemn before the आपका marriage on the ground that they have been living separately for a period of 1 year. एक साल से ज़्यादा ये रह रहे हैं अलग अलग. They have not been able to live together. नहीं रह पा रहे साथ में. They have mutually agreed that the marriage should be dissolved. आपस में समझौता कर लिया कि नहीं रहेंगे. On motion of the both the parties made earlier than 6 months. देखो क्या लिखा है. 6 months. After the date of the present, not later than 18 months after the set date. Not withdrawn, the court shall be satisfied after hearing the parties after Mr. General that the marriage has solemnized and the इसका आपका है अमरदीप कौर. नहीं अमरदीप वर्सेस हरवीन कौर. अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर का केस है कि आप ये जो 6 महीने का आप कह रहे हो ना बीच में कूलिंग ऑफ पीरियड जो भी कह रहे हो आप ये आपका नहीं नेसेसरी है. ठीक है. अभी इसमें आपको पता है 14 में क्या है. नो पिटिशन फॉर डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 year ऑफ मैरिज. ठीक है. I think let's pause here and we'll discuss the rest of the HMA part 2 in the second video. Till then, you can revise this and just search for the case laws for who is Hindu, but not required. Just like the landmark case laws, you can discuss on the RCR and the JS. And section 13 KB, you can just search for case laws. Just the landmark ones and not the entire, because for the JS, we don't require that much. So see you in part 2.